नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों ये है हमारी इंग्लिश ग्रामर यूज की क्लास 8। हम 7 क्लासेस इंग्लिश ग्रामर यूज की कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों आपको निपुण बनना है ना, तो आपको वे क्लासेस जरूर सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके अंदर खजाना रखा है इंग्लिश का, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी जानकारियां हैं। उसके बिना तो इंग्लिश अधूरी है और ये भी जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने मेरे 7 क्लासेस नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। नहीं, बने रहो मेरे साथ, समझ में आएगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। नाउन यूनिट नंबर का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, हम आज नाउन यूनिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और भी सीखेंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस ज्यादा हमारा इस पे रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपने कई बार सुना होगा या फिर बहुत बार सुना होगा यूनिट। क्या होता है यूनिट? यूनिट को हम दोस्तों हिंदी में कहते हैं इकाई। जैसे कि मान लो, अब यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को काउंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, मेरे पास क्या है, यहाँ पर मार्कर है। ओके, मेरे पास कितने मार्कर्स है? मेरे पास भाई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मार्कर्स है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी भाई हियर आर 6 मार्कर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्या है दोस्तों? मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 मार्कर है। तो देखो यहाँ पे 6 क्या है, यानी कि 6 क्या है? 6 तो बड़ा नंबर है ना, आप भी जानते हो। 1 2 3 4 5 6 ये तो हमारे नंबर है, लेकिन ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है। इसको मैंने काउंट किसकी सहायता से किया है? आपको दीदी आपने तो 1 2 3 से किया है। नहीं, देखो 1 2 3 तो हमारा नंबर हो गया, लेकिन पेन के देखो मार्कर थे, मैंने मार्कर को काउंट किया है। तो इनकी सहायता से भाई ये 6 है, ये मार्कर 6 है, मुझे कैसे पता चला? ये जो चीज है, मैंने इंग्लिश में जो भी बोला, देयर आर 6 मार्कर्स। ठीक है, मैंने इंग्लिश में जो भी 6 बोला, मैंने कैसे बोला 6? मैंने इनको देख के बोला है ना। तो जिसकी सहायता से, इनकी सहायता से मैंने 6 काउंट किया है। ठीक है, तो जिसकी सहायता से हम किसी चीज को काउंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, यानी कि इकाई कहते हैं। आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। यानी कि भाई वर्ण तो एक बिल्कुल बेस होता है, उससे ही हमारे शब्द वाक्य है, फिर हमारी भाषा बनती है, लैंग्वेज बनती है। इसी तरह आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, ये हमारी क्या है? ये हमारी यूनिट है। काउंट करना केवल 1 2 3 करके गिनना नहीं, हमारी इसमें मापने तोलने की बात आएगी। जैसे किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, उससे हम यूनिट कहते हैं। अब बिल्कुल सीरीज वाइज आराम से सीखेंगे। ठीक है, कोई बड़ा हुआ ऐसे हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जाम्पल की चिंता मत करो, दूंगी, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। देखो मान लो कोई भी नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई भी नंबर आ गया, उसके बाद कोई भी इकाई दे रखी है, कोई भी हमें यूनिट दे रखी है, और उसके बाद कोई भी नाउन है। ठीक है, चलो पेन लेते हैं, मार्कर। नंबर के बाद कोई भी यूनिट है और उसके बाद नाउन लिखा है, या फिर नंबर के बाद, यूनिट के बाद एडजेक्टिव है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो किसी सेंटेंस के अंदर नंबर है, नंबर के बाद हमें यूनिट दे रखी है, और यूनिट के बाद अगर नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ओके, तो हमारी जो यूनिट होगी ना, इस केस में भी और इस केस में भी यूनिट दोस्तों हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, क्या होगी? सिंगुलर हमारी यूनिट होगी। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, इसी तरह दोस्तों अगर मान लो नंबर के बाद यूनिट है और यूनिट के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव है, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि हमारी जो यूनिट होगी दोस्तों वो हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन मान लो कि हमारे जो नाउन और एडजेक्टिव है ना, वो हमारे नहीं है, ये हमें नहीं दे रखे, केवल नंबर के बाद यूनिट है, तो हमारी वो यूनिट दो दीदी एक वचन होगी, बहुवचन होगी, कैसे पता लगाएंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो वो यूनिट हमें पूरा मीनिंगफुल सेंस दे रही है, क्या दे रही है? मीनिंगफुल सेंस दे रही है, यानी कि उस बात से हमें पूरी बात समझ में आ रही है। एक ऐसी इकाई है वो जिससे हमें पूरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब जो हमारी यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, यानी कि बहुवचन होगी। लेकिन अगर हमारा नॉन मीनिंगफुल, ठीक है, जो मीनिंगफुल सेंस है वो हमें नहीं मिल रहा, मीनिंगफुल सेंस, अगर हमें सेंस भाई समझ में नहीं आ रहा, ऐसी इकाई दे रखी है जिसे पता नहीं चल रहा कि इसमें कितने की बात की गई है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? जो तब हमारी जो यूनिट होगी दोस्तों हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, ये हमने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब आगे देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, हमारी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? बहुवचन में होती है। नहीं समझे? अभी समझाती हूँ। मान लो दोस्तों कई सारी इकाई हमें एक साथ दे रखी हो, जैसे कि 1000 हो गया, लाख हो गया, 100 हो गया, ये हमारी क्या इकाई है ना। मान लो हमें ये 3 मतलब 2 3 यूनिट एक ही सेंटेंस के अंदर दे रखी है। अभी यहाँ पे एक यूनिट की बात हो रही थी, लेकिन मान लो दोस्तों 2 3 यूनिट आ गई, ठीक है, फिर मान लो 2 आ गई, और बीच में लगा हुआ है ऑफ, यहाँ पे ऑफ का भी केस है। ठीक है, ये जो रूल है ये ऑफ पे डिपेंड करता है, और ऑफ दे रखा है। ठीक है, तब क्या होगा?
तो जब हमारे दोस्तों हमारी जो यूनिट होगी ना वो हमारी प्लूरल होगी, यानी कि बहुवचन होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे यूनिट है, फिर ऑफ है, फिर यूनिट है, फिर ऑफ है, फिर यूनिट है, तो क्या होगा, जो हमारी जितनी भी यूनिट होंगी ना वो हमारी बहुवचन होंगी। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी हमारी यूनिट होंगी ना वो एज एन असेंडिंग ऑर्डर लगी होंगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ऐसे इसमें लगी होंगी, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हमारी लगी होंगी, बीच में ऑफ होगा और वो इकाई हमारी क्या होगी, बहुवचन होगी। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मान लो दोस्तों कोई हमारी यूनिट रैंडमली है, ठीक है, जैसे कि मान लो भाई हम कोई भी काम कर, फिर चाय बना रहे हैं, या फिर मान लो आपकी मम्मी ने कहा कि भाई आप दाल बना लो। ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा दाल बना लो। अब भाई देखो भाई, मुझे सब्जी बनाने नहीं आती, मुझे तो खाना बनाने नहीं आता। ठीक है, मान लो आपसे कहा, और सपोज करो कि आपको भी खाना बनाना नहीं आता, कई तो होंगे जिन्हें आता भी नहीं है खाना बनाना। ठीक है, तो उसे दाल बनाने की कह दी, तो अब आप कैसे बनाओगे, भाई हमें नहीं आती बनानी, हम जानते हैं। उस टाइम मान लो हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मम्मी से पूछेंगे, और क्या पूछेंगे कि भाई दाल कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, वो क्या कहेंगे, अरे 2 गिलास पानी डाल दो, और 3 कप चावल ले लो, 1 चम्मच लाल मिर्च ले लो। तो हम जैसे भी देखो, हम जो यूनिट बता रहे हैं, हम जो इकाई बता रहे हैं, वो हम ऐसे रैंडमली बता रहे हैं, यानी कि कुछ भी बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि भाई दाल तो अच्छी बन जाएगी, दाल में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी इकाई है ना वो कोई फिक्स इकाई नहीं है, बस ऐसी इकाई है, भाई 2 चम्मच क्यों, भाई 2 कप 3 कप भी डल सकता है हमारी दाल तो। ठीक है, मैंने कहा भाई मुट्ठी भर के दाल ले लो और उसे डाल दो, फिर मैंने कहा भाई चुटकी सा नमक डाल दो, फिर मुट्ठी भर के नमक डाल दो। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा कड़वी हो जाए। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही हम जो हमारी यूनिट है वो हमारी रैंडमली है, यानी कि कोई फिक्स नहीं है, 100,000 किलोग्राम ग्राम की तरह फिक्स नहीं है, ऐसे कुछ भी उठा के। रैंडमली का मतलब क्या होता है, आपने मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत पढ़ा होगा, भाई किसी चीज को हमने शटल कर दिया, रैंडमली कर दिया, और हमने भाई मान लो एक बॉक्स के अंदर 5-6 मार्बल्स है और हमने रैंडमली एक को उठा लिया। ठीक है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ब्लैक है, कोई ग्रीन है, रैंडमली उठा लिया। इसका मतलब क्या है, एकदम सोच के उठाए कि हमें ग्रीन उठाना, उठा लिया। एक हम ऐसे करके भाई एकदम से उठा लिया। ठीक है, उसे कहते हैं रैंडमली, एकदम से उठा लेना किसी चीज को। ठीक है, तो जो दोस्तों ऐसी जो हमारी रैंडमली है, उस केस में क्या होगा, जैसे कि मान लो हैंड फुल हो गया, फिस्ट फुल यानी कि मुट्ठी भर के, ग्लास फुल यानी कि भाई ग्लास भर के, माउथ फुल यानी कि भाई मुंह में भर लिया, हम किसी चीज को हमने मुंह में भर लिया। स्पून फुल क्या होता है, मान लो हमने कहा चम्मच भर के। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आ जाए ना, अगर मान लो हमारी रैंडमली यूनिट हो, तब दोस्तों हमारी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, प्लूरल यूनिट होगी। ठीक है, क्या होगी, प्लूरल यूनिट होगी, हमारी जो इकाई होगी वो हमारी बहुवचन की होगी। ठीक है, दोस्तों इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, बिना एग्जांपल्स कुछ नहीं है, तो अगर एग्जांपल्स और रीड कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं। दोस्तों चेक करते हैं किसमें है कितना दिमाग। अब देखो इसके लिए जितने भी एग्जांपल्स हैं आपको बताने, भाई देखो मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखाए हैं ना उन्हीं के एग्जांपल्स हैं, तो जो पकड़ लेगा अच्छी बात है, यानी कि भाई उसका ध्यान था, उसने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो देखो हम शुरू करते हैं। अब देखो फर्स्ट दोस्तों हमारा 5 इंच स्नेक। अब यहाँ पे 5 क्या है दोस्तों, नंबर है, इंच हमारी एक यूनिट है। ठीक है, और स्नेक हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, अब इंच हमारी यूनिट क्यों है, क्योंकि इंच के कारण देखो भाई 5 इंच का स्नेक है। ठीक है, तो 500 हमारा नंबर है, स्नेक 5 इंच का है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि वो 5 इंच का है, किसकी सहायता से, इंच की सहायता से। अगर इंच ना होना तो 5 स्नेक हो जाता, लेकिन अब भाई 5 इंच का स्नेक है। ठीक है, तो भाई इस तरह एक हम कहीं भी 5 किलोग्राम का स्नेक है, 5 ग्राम का स्नेक है, तो ग्राम किलोग्राम इंच तो हेल्प ही तो कर रहे हैं ना हमारी किसी चीज को काउंट करने में, यानी कि भाई किसी चीज का पता लगाने में कि वो कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन है, नंबर है, नाउन है, यूनिट है, और क्या है, नंबर है। ठीक है, ओके, NUM नंबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था भाई, अगर नाउन हो, यूनिट हो और हमारा, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे नंबर है। ठीक है, नंबर है, यहाँ पे हमारा नंबर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन है। अगर ऐसा केस आ जाए तो क्या होगा, हमारी जो बीच में जो यूनिट होगी ना वो हमारी सिंगुलर होगी, यहाँ पे सिंगुलर की है, इंच। ठीक है, अब आगे देखो 7 ईयर ओल्ड। जो ओल्ड क्या है दोस्तों हमारा, देखो यहाँ पे स्नेक क्या है, स्नेक सांप, यानी कि किसी का नाम, हमने पढ़ा है नाउन क्या होता है, किसी का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम नाउन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड क्या है, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, उसकी विशेषता है कि वो ओल्ड है। आपकी विशेषता है कि आप सुंदर हो, मेरी विशेषता है कि मैं विद्यार्थी हूँ, उनकी विशेषता है कि वो टीचर है, अध्यापक है, और उस आदमी की विशेषता है कि वो बूढ़ा है, आदमी हो गया तो बूढ़ा कहाँ से हुआ। ठीक है, भाई उस पर्सन की विशेषता है कि वो बूढ़ा है। ठीक है, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं दोस्तों एडजेक्टिव। ठीक है, मान लो यहाँ पे महेश खड़ा है, मैंने कहा महेश बूढ़ा है,
तो महेश नाउन है, किसी का नाम है, उसकी विशेषता क्या है कि वो बूढ़ा है, ठीक है। तो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया, 7 7 हमारा एक नंबर हो गया, ठीक है, नंबर हो गया हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो जो बीच में यूनिट होगी ना वो हमारी सिंगुलर ही होगी, और यहाँ पे ईयर्स नहीं है, यहाँ पे ईयर ही है, ठीक है। देखो अभी 7 साल का बूढ़ा है, ठीक है, तो साल के कारण ही भैया हमें पता चला कि वो 7 साल का, 7 बूढ़ा, कोई नहीं बात नहीं बनती, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि वो 7 साल का है, ईयर से भाई हमें पूरी बात क्लियर हुई है, ईयर से हमें समझ में है, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट 1 है, आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2, ठीक है। ओके, आगे देखो दोस्तों, दे हैव 9 रुपीज। देखो भाई उनके पास क्या है, 9 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 हमारा क्या हो गया, एक नंबर हो गया, रुपीज हमारी एक यूनिट हो गई, किसके कारण हमें पता चला, ठीक है। 9 क्या है भाई, रुपीज है, ठीक है। तो नंबर जो हमें हमें पता है कि वो 9 है, हमें पता है भाई। उनके पास 9 है, लेकिन 9 क्या है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, लेकिन क्या है उनके पास, उनके पास 9 रुपए है। ओके, तो देखो यहाँ पे दोस्तों रुपीज हमारा क्या यूनिट है, यूनिट के बाद ना ही नाउन है ना ही एडजेक्टिव है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैंने क्या बताया था, अगर ना ही नाउन हो ना ही एडजेक्टिव हो तो ये हमारी क्या होगी, बहुवचन वाली होगी, यानी कि प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रुपी नहीं लगाया, रुपीज लगाया है। ओके, और दूसरी बात, उसके अंदर आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट सिखाए थे भाई, अगर नाउन के बाद यूनिट है और यूनिट के बाद सॉरी नंबर के बाद यूनिट है और यूनिट के बाद हमें ना ही नाउन दे रखा है ना ही एडजेक्टिव दे रखा है, तो यूनिट हमारी एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। लेकिन कब होगी, एक वचन जब होगी जब मीनिंगफुल सेंस ना दे रहा हो, यानी पता ना चल रहा हो इस यूनिट के मतलब क्या यूनिट है भाई, बात हमें पता नहीं चल रही हो, ठीक है। और हमें बहुवचन कब लगाने से हमें पता चल रही हो, तो देखो 9 रुपए है, हमें बात पता चल रही है ना भाई, क्या है 9 रुपीज है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बहुवचन वाली लगाई। अब यहाँ पे देखो दे हैव 10 डजन, उसके पास 10 डजन है, ठीक है। तो शायद मुझे एक बात 8th क्लास में पता चली थी कि एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं, ठीक है। ऐसे एक दर्जन के अंदर भाई मैंने कहा एक दर्जन केले दे दो, यानी कि 12 केले आएंगे, ठीक है। एक दर्जन सेब दे दो, यानी कि 12 सेब आएंगे। तो एक दर्जन के अंदर 12 सेब 12 होता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे कहा कि दे हैव 10 डजन, इसके पास 10 डजन है, डजन यानी कि दर्जन, ठीक है। तो भव्य दीदी आपने बता दिया, एक दर्जन के अंदर अगर 12 होते हैं तो 10 डजन यानी कि 10 दर्जन के अंदर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई हम इसे करते नहीं, बात भी यहाँ पे सही है, एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं, लेकिन वो 10 दर्जन है क्या, हमें पता है, आपको पता है, डू यू नो, डू आई नो, भाई हम नहीं जानते, हम क्यों नहीं जानते, भाई इसमें बता ही नहीं रखा ना, बस इतना बता दे उसके पास 10 दर्जन है, ठीक है भाई 10 दर्जन है। अगर भाई थोड़ी कैलकुलेशन करती हूँ, अगर एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं तो 10 के अंदर कितने हुए, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 120, ठीक है। यानी कि भाई 120 हमारे पास जो भी आएगा, ठीक है 120 आएगा, लेकिन आएगा क्या हमें नहीं पता ना। तो हमारा जो यूनिट है ना दर्जन, भाई हमने ये तो लगा दिया कि हाँ इकाई है, इससे हमें पता चलेगा कि कोई चीज दर्जन में है, ठीक है। इसकी सहायता से हमने काउंट तो कर लिया, लेकिन वो चीज क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूनिट हमारी क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा यूनिट क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल का यूज किया है। अब आगे देखो, hundreds of thousands of students attend the class, ठीक है। अब देखो वही बात आ गई, 100 आपने पढ़ाया हुआ, देखो पढ़े हमने, वंस टेंस हमने बहुत पढ़े मैथ्स के अंदर 5th 6th क्लास में, वंस होता है, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, वो छोड़ो, फिर लाख होती है, ठीक है। तो 100 के बाद मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा केस आ जाए, अगर यूनिट दे रखी हो बीच में ऑफ हो, यूनिट हो ऑफ हो, तो हमारी यूनिट तो हमारी बहुवचन होगी, यूनिट क्या होगी हमारी बहुवचन होगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो यूनिट होगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई होगी। अब यहाँ पे देखो पहले 100 आता है, फिर उसके बाद 1000 आता है ना, अगर यहाँ पे लिखा हो दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, तो गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, और 100 के साथ 1000 के साथ एस भी लगाया हुआ है, यानी कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा भी आपको सिखाया था, देखो 1 2 हमारे क्या हो गए, 1 2 हमारी ये हो गए, 3 हमारा ये हो गया, ये हमारा 4 है, ठीक है, ये हमने 4th पढ़ा है। आगे देखो लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें यूनिट मिल गया, ऑफ मिल गया, यूनिट मिल गया, ऑफ मिल गया, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। अगर दीदी ऐसा केस हो तो हमारी जो यूनिट होगी हमारी बहुवचन होगी, बहुवचन है, हाँ एस लगा हुआ है यानी कि बहुवचन है। दूसरी बात, यूनिट हमारी असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में लगनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सही है, देखो लैक बड़ी यूनिट है, 1000 छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1000 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, लैक आएगा, ठीक है। तो चलो इसे ठीक करते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा 1000 ठीक है, और यहाँ पे आएगा लैक्स, ओके, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ। आगे देखो दोस्तों,
ही पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठीक है बिल्कुल हैंडफुल हमने लगा दिया, हैंडफुल हमने लगा दिया, ऑफ लगा दिया, और यहाँ पे भाई हमारा बिल्कुल ठीक है, हैंडफुल आ गया, ऑफ आ गया, कॉइन्स आ गया फ्रॉम हिज पॉकेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आगे साथ हमने हैंडफुल लगा दिया। आपने कहा दीदी जो हमारी यूनिट होगी वो तो हमारी बहुवचन वाली होगी, यहाँ पे तो आपने बहुवचन वाली यूनिट तो आपने लगाई नहीं। हमने क्यों नहीं लगाई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पे ए है, और हमने पढ़ा भी ए के बाद जो भी हमारी आता है वो सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि ए का मतलब होता है एक, तो हमने यहाँ पे इसलिए हैंडफुल लिखा। ठीक है, ड्रिंक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर विद हिज मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ लगा, इसलिए हमने ग्लास फुल लिखा। यहाँ पे देखो दे यूज 2 हैंडफुल्स ऑफ पास्ता पर पर्सन, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, 2 की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे यानी कि हैंडफुल्स लिख दिया। अब एक और बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको दोस्तों रैंडम यूनिट बताई जैसे कि हैंडफुल, फिस्टफुल, उसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा हैंडफुल, अगर मुझे इसका बहुवचन बनाना होगा ना तो मैं हैंड्सफुल नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी हैंडफुल्स। ठीक है, कभी आप यहाँ पे हैंड के बाद ऐसे लगा दो, नहीं ये नहीं होगा, इसकी जो बहुवचन बनेगा वो भी ऐसे बनेगा। ठीक है, ओके, आशा करती समझ में आया होगा। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों बात करेंगे हम सिंस और फॉर की। ठीक है, अब देखो सिंस और फॉर का दोस्तों मेन रोल टेंसेस के अंदर बहुत होता है। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, केवल 2 घंटे की वीडियो, वहां जाकर आप सीख सकते हो। और जिसने सीख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, सीखते रहो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीखे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फुल समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो सर टेंसेस के कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, आपको बताया था टेंसेस के हमारे 3 बच्चे होते हैं, हर तीनों के अपने 4-4 बच्चे होते हैं, तो 3 चौक कितने हो गए, 12 हो गए, यानी कि टेंसेस के पूरे 12 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो टेंसेस के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, पहले का चौथा बच्चा, दूसरे का चौथा बच्चा और तीसरे का चौथा बच्चा। जो चौथे जो बच्चे होते हैं ना तीनों के, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन तीनों के अंदर दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि जो हमारे चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का होना वो परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए, उसके अंदर हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब दोस्तों इनका यूज हम टाइम बताने के लिए करते हैं। ठीक है, और भी किसी केस में करते हैं वो हम अभी नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम की हो रही है, बात हो रही है। डेफिनेट टाइम क्या होता है, निश्चित समय। ठीक है, और इनडेफिनेट अनिश्चित समय। तो देखो सिंस का यूज हम क्या करते हैं, सिंस का दोस्तों हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम को बताने के लिए। ठीक है, डेफिनेट टाइम में तो हम सिंस का यूज करेंगे, और फॉर का यूज होता है इनडेफिनेट टाइम को बताने के लिए। किसको, इनडेफिनेट टाइम को बताने के लिए। दीदी कैसे नहीं आए समझ में, देखो मैंने कहा कि महेश 2014 से दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि महेश 5 महीनों से दिल्ली में रह रहा है। जब मैंने 5 महीने कहा ना तब तो मैं फॉर लगाऊंगी भाई, जब भी मैं इंग्लिश बनाऊंगी तो 5 महीने की बात आई तो मैं फॉर लगाऊंगी। लेकिन जब मैंने कहा कि महेश 2014 से दिल्ली में रह रहा है तब मैं सिंस का यूज करूंगी। हालांकि 5 महीने 2014 के अंदर भी आ गए, वे 5 महीने 2014 के अंदर भी है, 12 महीने 2014 के साल हो गया, उसके अंदर 12 महीने हैं तो 5 भी होंगे। हालांकि 2014 के अंदर 5 महीने आ गए, जब भी मैंने 2014 का सिंस का यूज किया और 5 महीने साथ मैंने फॉर का यूज किया। क्यों किया यूज, अब ऐसे देख लो, मैंने कहा कि मैं 5 महीनों से खेल रही हूँ, मैंने कहा कि नहीं मैं खेल रही हूँ नहीं, मैं 5 महीनों से इंग्लिश सीख रही हूँ। ठीक है, एक तो मैंने कहा कि मैं 5 महीनों नहीं मैं 5 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, और एक मैं कह रही हूँ कि मैं बचपन से इंग्लिश सीख रही हूँ, तो अंतर नहीं हो गया। अगर मैंने बचपन लगाया तो मैंने किसका यूज किया, मैं कह रही हूँ ना मैं सिंस का यूज करूंगी। और जब मैंने 5 साल का तो मैं फॉर का यूज करूंगी। हालांकि बचपन के अंदर 5 से ज्यादा साल भी हो सकते हैं, 10-20 साल हो सकते हैं, नो 10-11 साल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी मैंने चाइल्डहुड के साथ सिंस का यूज किया क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ बता दिया। मेरी बात समझो, मैंने कहा कि मैं 5 सालों से इंग्लिश सीख रही हूँ, वे 5 साल है किसके, वे तो मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से साल के हैं, ये मुझे ये भी नहीं पता कि बचपन के हैं बुढ़ापे के, ये भी नहीं पता। फिर मैंने कहा कि मैं 2014 से इंग्लिश सीख रही हूँ, तो जब मुझे यहाँ पे ये तो पता चल गया कि मैं 2014 से सीख रही हूँ। और मैंने जब कहा कि मैं 5 महीने से सीख रही हूँ, यहाँ पे तो मुझे ये भी नहीं पता कि 5 महीने 2014 के फिर 15 के हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के दोस्तों हम सिंस का यूज करते हैं। बिल्कुल निश्चित बताएगा, सोच के देख लो। मैंने कहा मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो सुबह से तो बिल्कुल सही समझ में आ रही है बात। मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे सुबह के दोपहर के, ये तो हमें पता ही नहीं। यहाँ पे ये तो पता चल गया कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सिंस का यूज हम डेफिनेट टाइम के लिए, ये मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आफ्टरनून, इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो दोस्तों, शी हैज बीन हेयर फॉर 5 मंथ, 5 महीने हमें नहीं पता कौन से है, हमने फॉर लगा दिया। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हम किसे कहते हैं, बचपन को कहते हैं। ठीक है,
तो सिंस चाइल्डहुड, बचपन से इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है, सीखता आ रहा है। तो अभी भाई पता है भाई, हाँ बचपन एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया उसने, यहाँ पे हमने सिंस का लगा दिया, कहते 10 साल सीख रहा हूँ, भाई 10 साल कौन से हैं हमें नहीं पता, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ये हमारे आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, आपको सोल्व करने हैं, चलो मेरे साथ करेंगे। शी हैज बीन अब्सेंट सिंस फॉर लास्ट वीक, ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट वीक लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिंस लगाए फिर फॉर लगाए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, भाई शी हैज बीन अब्सेंट, वो अब्सेंट है लास्ट वीक, लास्ट वीक का क्या मतलब है, पिछले सप्ताह, वो पिछले सप्ताह से क्या है, अब्सेंट है, नहीं पिछले सप्ताह से वो आया नहीं है, तो पूरी बात क्लियर तो हो रही है, पिछला सप्ताह हम जानते नहीं है पिछला सप्ताह कौन सा है, हम न बताओ, पता हम नहीं जानते। अब से जो पिछले 7 दिन थे, सप्ताह में 7 दिन होता है, जो पिछले 7 दिन थे, बात मुझे समझ में तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है समझ में, ठीक है। मान लो आज 10 तारीख है, तो 10 से जो पिछले 7 दिन थे ना, ठीक है, तो उससे उन दिन में 7 दिन एब्सेंट था, तो बिल्कुल इजी है, यानी कि डेफिनेट टाइम है, तो मैं किसका यूज करूंगी, सिंस का यूज करूंगी, ठीक है। मैंने कहा वो 7 दिन से एब्सेंट है, भाई कौन से 7 दिन मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट भी आया, यानी कि पिछले 7 दिन से, यहाँ पे अगर मैं कहती ये 7 दिन से एब्सेंट है, 7 दिन तो मुझे नहीं पता कौन से है, 2014 के 7 दिन है, नहीं पता, ठीक है, हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया। अब देखो सेम एज इट इज दोस्तों केस यहाँ पे है, शी हैड बीन एब्सेंट सिंस फॉर लास्ट वीक्स, अब भाई यहाँ पे वही बात हो गई, भाई पिछले सप्ताह से क्या है, एब्सेंट है, तो सिंस का यूज करूंगी फिर फॉर का यूज करूंगी, तो यहाँ पे मैं फॉर का यूज करूंगी, क्यों करूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो लास्ट वीक था, बिल्कुल सही बात थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखो लास्ट वीक्स है, देखो सिंस का यूज हम डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, आप एक सिंगुलर एक वचन एक डेफिनेट टाइम बता देते हैं, लेकिन फॉर में देखो यहाँ पे बहुवचन की बात हो गई, वीक्स आ गया है ना, सिंस का यूज हम एक वचन में करते हैं, यहाँ पे भाई पिछले सप्ताह, यहाँ पे ऐसी बात हो गई ना, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज नहीं करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा था एज इट इज, इसकी मुझे स्पेलिंग दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, इसे आती है लिखो एज इट इज, कहते हैं बिल्कुल एज इट इज, आप बिल्कुल इसके जैसे हो, ठीक है, तो इसके जैसे आती है तो लिखो, इसको बताने के बाद मैं बताने वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे द कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस फॉर एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, अब यहाँ पे टाइम्स देख के क्या सोचोगे, यदि आपने कहा कि सिंगुलर के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, यहाँ पे तो टाइम्स आ गया, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें सिंस ही लगाना है, ओके। देखो एंशिएंट टाइम्स होता है प्राचीन काल, बिल्कुल बात हमें क्लियर हो रही है कि भाई हाँ प्राचीन काल की बात हो रही है, यहाँ पे देखो मैंने कहा मध्यकालीन काल, पढ़ा होगा ना, साम्राज्यवादी युग, मध्यकालीन युग, तो हमारे इनके साथ हम सिंस ही लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा टाइम से लगाइए क्योंकि इसके साथ ही ऐसे आएगा। मैं कहा मैं प्राचीन कालों से, ठीक है, क्या है भाई यहाँ पे बात हो रही है प्राचीन कालों से, कस्टम क्या होता है प्रथाएं, ठीक है, तो प्रथाएं प्राचीन कालों से चली आ रही हैं, ओके, तो प्राचीन काल एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यहाँ पे टाइम्स एंसेट के साथ ही लगाए, प्राचीन काल को हम पूरा कोई एंसेट टाइम्स कह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। अब मैं आपको एज इट इज की स्पेलिंग बताती हूँ, कई तो सोच रहे होंगे भाई एज इट इज मतलब ऐसी ऐसी आपने सोची होगी, कईयों ने यहाँ पे ई लगाई होगी, लेकिन नहीं, इसकी स्पेलिंग पता क्या होती है, वो जो क्या, हाँ ये क्या, बिल्कुल अलग है, एज इट इज हम ये बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं एज इट इज, एज देखो एज हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, एज इट इज ये स्पेलिंग होती है, इंग्लिश पढ़ रहे तो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, उसे रटने के लिए कहूंगी नहीं क्योंकि हम बेशक रूल सीख रहे हो, लेकिन हम कॉन्सेप्ट का पीछे का कारण सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हर रूल का पीछे का कॉन्सेप्ट हमें सीखना ही सीखना है, तो यहाँ पे टेबल तो आपके सामने लिख रखी है, लेकिन हम भाई समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स तो आपको चुटकियों में सॉल्व सब कुछ करवाई देंगे, प्रैक्टिस तो हमारे साथ साथ चल रही है। अब देखो यहाँ पे मैनी है, अगर मैनी हो दोस्तों तो उसके साथ नाउन लगेगा ना, वो हमारा बहुवचन लगेगा, क्योंकि मैनी का मतलब क्या होता है बहुत, लेकिन अगर आ मैनी लगाओ तब भी हमारा बहुवचन लगा होगा, ठीक है, क्योंकि आ देखो भाई है तो मैन, बात तो मैनी की हो रही है ना, बात तो किसकी हो रही है, मैनी की हो रही है, मैनी की बात जो नाउन आएगा वो तो हमारा बहुवचन ही होगा, आ तो बस इसके लिए लिखा है, आ तो केवल मैनी के लिए, मैनी के लिए क्या है लगा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जो है ना, ये जो आगे वाला जो आएगा ना ये उसके लिए लगेगा, आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई आ जो दीदी जो समझो, देखो दोस्तों जो ए है ना, आपको लग रहा होगा कि ए मैनी के लिए लगा है, लेकिन नहीं, ये हमारा आगे वाला जो भी हमारा केस आएगा उसके लिए लगा है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल अलग है। मैनी लिखा है ना तो मैनी के बाद तो बहुवचन ही नाउन आएगा, लेकिन अगर उल्टा हो जाए मैनी आ जाए तो आ के बाद हम सिंगुलर ही लगाएंगे, आप बात सब जानते हैं भाई, अगर मैनी हो बहुत सारा तो बहुवचन, अगर आ है तो सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर है मोर देन वन, तो बात वन की हो रही है, हमने सिंगुलर लगा दिया, मोर देन टू की बात हो रही है तो हमने क्या लगा दिया, बहुवचन लगा दिया, मोर पर्सन्स देन वन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन बात इसकी हो रही है
किसकी हो रही है, मोर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेन बात वन की नहीं हो रही, मेन यहाँ पे ये है, इसलिए हमारा जो नाउन आएगा हमारा बहुवचन यानी कि यही आएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से सब कुछ अच्छे सीखेंगे। हमारा बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है और अभी भी टाइम है दोस्तों, शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। अपने दोस्तों के पास अगर भाई मन है कि वे भी सीखे तो शेयर कर देना, फोर्स मैं करूंगी नहीं, लेकिन एक चीज के लिए मैं कहूंगी कि और जो वीडियोस आएंगी हमारी, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए, ठीक है। अभी हमारी वीडियो का एंड नहीं हुआ है, वैसे तो मैं इन शब्दों को लास्ट में बोलती हूँ, लेकिन अब हम थोड़े से एग्जाम्पल सीखेंगे। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट यानी कि एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा मैनी गर्ल्स वर कमिंग इन द पार्टी, यानी कि देखो मैनी लगा है, मैंने क्या बताया था, कोई मैनी हो तो मैनी के बाद हमारा नाउन हो जो होगा वो हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा। यहाँ पे गर्ल्स लगा है। और देखो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीखना जरूरी है, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां अगर आप सीख सकते हो, खुली छूट है, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छे से आपको समझा रखा है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो गर्ल्स लगा है ना, हमारा सब्जेक्ट हो गया ये। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है ना, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब हमारी बहुवचन है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो मैनी गर्ल्स, यहाँ पे सही है। देखो मैनी के बाद मैंने कहा था गर्ल्स ही आएगा, वर कमिंग ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैनी आ गर्ल ये भी ठीक है, वॉज भी लगा है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू भाई सब्जेक्ट लगा है, गर्ल लिखा है इसलिए हमने वॉज लगा दिया। मोर देन टू गर्ल्स ये भी बिल्कुल ठीक है। A great many students have been declared successful, no error, इसमें हमारी गलती है। अब गलती कहाँ पे, गलती दोस्तों देखो बिल्कुल सही लगा है, ग्रेट सही लगा है, मैनी लगा है, तो इसका मतलब जो हमारा आगे नाउन होगा वो हमारा बहुवचन होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। और एरर की बात हो रही है तो ए में एरर था, ठीक है। ओके, आशा करते दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास, सबके पास दोस्तों सबके पास शेयर कर देना, ताकि वे भी इन कॉन्सेप्ट को सीख सके। और मेरे साथ जुड़े रहना, आपको और भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे ऐसे इंग्लिश ग्रामर रूल्स के। ओके देन जिसने वीडियो एंड तक देखी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।